जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ये है सभी से क्लासेस में। साथियों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है वो जरा सुनिएगा, ठीक है। वीडियो को आगे देखने से पहले मेरी एक बात को सुनिएगा जरा, कि आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 90 क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। और ये जो 90 क्वेश्चन है वो एनालिसिस वीडियो पे है, यानी कि अभी तक जो शिफ्ट में पूछा गया जितना भी क्वेश्चन, उसके एनालिसिस पे आने वाले जो शिफ्ट में है कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस वीडियो में पूरा है। यानी कि आप अगर इस वीडियो में पूरा 90 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन जो है हिट करने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम में हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी लेंथी होगा। क्यों लेंथी होगा उसका भी मैं रीज़न अभी बता देता हूँ। देखिए, मैं जो इस वीडियो में क्वेश्चन लिया हूँ 30 फिजिक्स का, 30 बायोलॉजी का और 30 केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप एक साथ 90 क्वेश्चन को एक साथ देखिएगा तो आपको भूलने का तुरंत याद रहने का तो है नहीं कि आप एक साथ 90 क्वेश्चन दे लिए और सबका आपको याद रह गया। लेकिन आप अगर उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा तो आपको वो जो है थोड़ा देर तक तो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा, यानी कि आपके एग्जाम तक तो आपको काम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक अगर देख लिए और सारा 90 का 90 क्वेश्चन देख लिए तो मैं वादे के साथ कर सकता हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन जरूर आपके शिफ्ट में हिट करेगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्या कि काफ़ी मेहनत से सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है। और ये जो है हमारा वो पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 3 है। इसके अलावा भी 2 वीडियो है चैनल पे अपलोड, आप जाके वो सब भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। 2 वीडियो मतलब 180 क्वेश्चन, ठीक है। 180 क्वेश्चन अभी भी हैं 2 वीडियो में। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपको तो छूटने का नाम ही नहीं लेना कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा, ठीक है। इसमें तो 90 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी 180 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो साथियों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, भौतिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एनालिसिस वीडियो के हिसाब से, जिस हिसाब से बच्चों का रिव्यू आ रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से बच्चे भेज रहे हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, यानी कि आपके शिफ्ट में आने का फुल चांस रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलेंगे, वीडियो को हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, एक वस्तु स्थिर गति, ठीक है, स्थिर गति मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ एक वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, इसकी गति के बारे में क्या स्थिर रहता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी संवेग। तो दोस्तों इसका जो है गतिज ऊर्जा स्थिर रहता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। क्या है गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 1/2 mv², ठीक है। यहाँ 2 दिया हुआ तो ये नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है इसलिए, बाकी यहाँ क्या होता है 1/2 mv², ठीक है दोस्तों। क्यों स्थिर रहती है? क्योंकि गति स्थिर है, वेग और त्वरण की दिशा लगातार बदल रही है। वेग मतलब और त्वरण और दिशा, ठीक है, दिशा जो लगातार बदलती रहती है। जब ये सर्कल वृत्त में जाएगा तो डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा, ठीक है, इसलिए वह स्थिर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आराम से आप देखिए और सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने यानी कि जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व क्या कीजिएगा इसमें, बाकी क्या है, न्यूटन का कौन सा नियम बल की वैचारिक परिभाषा देता है? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है, वैचारिक परिभाषा देता है किसका, तो देखिए प्रथम नियम यानी कि इसको क्या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, बताता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति या विराम की स्थिति में परिवर्तन लाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, घर्षण रहित वातावरण में किसी वस्तु को स्थिर वेग यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल कितना है? इसके वजन के बराबर, शून्य, इसके द्रव्यमान के समानुपाती, इसके वेग के समानुपाती। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, शून्य, ठीक है। चलिए इसका भी देख सकते हैं आप लोग, क्या है एक्सप्लेनेशन, कि स्थिर वेग यानी कि शून्य त्वरण बनाए रखने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलती बस के अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर गिरना किसका उदाहरण है? देखिए दोस्तों, चलती बस के अचानक ब्रेक लगता है तो ये आप अगर कभी बस में बैठे होंगे, अगर बस स्पीड में जा रही है और अचानक कुछ सामने आ जाता है, जो ड्राइवर है ब्रेक लगाता है तो सारा पैसेंजर आगे की ओर झुक जाता है। तो ये किसके कारण होता है? विराम का जड़त्व, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी दिशा का जड़त्व और ऑप्शन डी संवेग का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, गति का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। आंतरिक का ऊपरी हिस्सा जो है गति के जड़त्व के कारण अपनी गति की अवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है, इसके कारण वो आगे की ओर झुक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अधिक गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए दोगुना हो जाता है, ऑप्शन बी आधा हो जाता है, ऑप्शन सी चौगुना हो जाता है, ऑप्शन डी वही रहता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी चौगुना हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। अधिक गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। अधिक वेग 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा उसका 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आप लोग हर क्वेश्चन को देख जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। एक वेग क्या है, एक वेग समय ग्राफ का ढलान किस भौतिक राशि को दर्शाता है, विस्थापन को, दूरी को, त्वरण को या बल को। तो इसको दर्शाता है दोस्तों किसको, त्वरण को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह किस ओर मुड़ता है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब की ओर, ऑप्शन सी अभिलंब के समांतर, ऑप्शन डी मुड़ता नहीं है तो हो जाएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल यानी कि अभिलंब की ओर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की दिशा, प्रकाश की जो गति है वो धीमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, एक समतल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होती है, शून्य, अनंत, दर्पण की चौड़ाई के बराबर, इसकी त्रिज्या का आधा। तो राइट आंसर इसका अनंत हो जाएगा। कितने हो जाएगा दोस्तों, अनंत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए फोकल लंबाई की जो फोकल लंबाई है वो भी अनंत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्या क्वेश्चन, दृष्टि का कौन सा दोष अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। तो दूरदृष्टि, जरा दूरदृष्टि, जरा दूरदर्शिता और निकट दूरदृष्टि और दृष्टि वैषम्य। ठीक है, तो दोस्तों जो कॉनकेव लेंस है इस ये अवतल लेंस, ठीक है, तो क्या बीमारी रहने पे अवतल लेंस का यूज किया जाता है, दूरदृष्टि रोग रहने पे या निकट दृष्टि। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या चीज, निकट दृष्टि दोष रहने पर इसका यूज किया जाता है, किसका, अवतल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इससे होता क्या जरा देख लेते हैं आप। एक्सप्लेनेशन क्या है, अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को फोकस रेटिना पर वापस ले आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है, बताइए दोस्तों। तारे जो टिमटिमाते रात में आपको, वो तो एक फिक्स है उसका। ठीक है, वो टिमटिमाते हुए आपको नजर कैसे आते हैं, उसका तो लाइट हमेशा फिक्स रहता है, ऐसा नहीं कि वो टिमटिमाता है, लेकिन आपको नजर आता है टिमटिमाते हुए। तो उसका रीजन क्या है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए क्या है, वायुमंडल में लगातार बदलते घनत्व के कारण तारे का प्रकाश अनियमित रूप से अपरिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इसलिए टिमटिमाते हुए नजर आता है हमें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और उल्टा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आभासी और सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण पर हमेशा जो है छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये सब पॉइंट को आप याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमें और आपके लिए मेहनत करने का मौका मिले। ठीक है, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ आपने वीडियो लाइक किया, मतलब आपको ये कंटेंट जो है अच्छा लग रहा है, और हम और मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन जो खोज सके और आपको डिलीवर कर सके। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो कितना, 1.7 मीटर, 17 मीटर, 170 मीटर और 1700 मीटर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, 17 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों इलेक्ट्रिक, ठीक है, टोस्टर या आयरन का तापन तत्व बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, किसका, नाइक्रोम का यूज किया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और गलनांक बहुत अधिक होता है, इसी कारण इसका यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार एक चालक, ठीक है दोस्तों, प्रवाहित होने वाली धारा किसके सीधे अनुपातिक होती है। तो प्रतिरोध, विभवांतर, शक्ति या समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है दोस्तों, ओम का नियम क्या बताता है, भी धारा आई के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों,
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, शक्ति, ठीक है, पावर, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इन तीनों के बीच क्या संबंध है वो है, तो P इक्वल टू V बटे आर, P इक्वल टू आई, देखिए दोस्तों ये जो है ना आई, वो क्या लिखा हुआ है, तो I2 नहीं है, वो क्या है, तो आई स्क्वायर आर है, ठीक है। चलिए ये क्या है, V स्क्वायर बटे आर, और डी क्या है, P प्लस आर। तो इन लोगों का जो बीच संबंध होता है दोस्तों वो क्या होता है, V इक्वल टू V स्क्वायर बटे आर, ठीक है। चलिए आप यहाँ देख सकते हो व्याख्या में क्या है, P इक्वल टू होता है वी आई, ठीक है, मैं आई बराबर वी आर रखने पर P इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ देखिए P इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वी आई वोल्टेज, ठीक है, और इसके बाद देखिए आई बराबर जो होता है दोस्तों, आई बराबर क्या होता है, तो V बटे आर होता है। अब आई की जगह अगर हम लोग V बटे आर रख दें, V इंटू वी बटे आर, तो क्या हो जाएगा, तो V स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, ठीक है। P बराबर पावर बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज का स्क्वायर बटे प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है, बस आराम से आपको क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट करना है ताकि मैं उसका भी सॉल्यूशन ला सकूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, घरेलू विद्युत उपकरणों को समांतर परिपथ में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, धारा को स्थिर रखना, कुल प्रतिरोध को कम करना, समान वोल्टेज प्रदान करना, ऊर्जा बचाना। तो राइट आंसर इसका दोस्तों समान वोल्टेज प्रताप नहीं प्रदान करना, टू प्रोवाइड द सेम वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। क्या है, समांतर यानी परिपथ में प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई क्या है, तो दोस्तों इसका क्या है, आप लोग देख सकते हैं, इसका चार्ज हो, एसआई चार्ज जो इकाई होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई कूलम है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई वही एसआई इकाई, ठीक है। चलिए अगला है, क्या एक 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलता है, ठीक है, वाणिज्यिक इकाइयों यानी कि किलोवाट घंटा में एक दिन में खपत की गई ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए ऊर्जा बराबर कितना दिया हुआ है, 16 वाट, और कितना घंटा चलता है, तो 5 घंटा, ठीक है। तो कितना हो गया, 300 इधर वाट हावर हो गया। अब क्या बोल रहा है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1000 से अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब एक जीरो बच गया नीचे, तो 0.3 किलोवाट घंटा प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के लिए यानी कि के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह बनाता है, देखिए दोस्तों जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि वह जो है क्या बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, आभासी और अवधिरित प्रतिबिंब, और वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब, आभासी और छोटा प्रतिबिंब। तो वह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आभासी और अवधिरित, यानी कि वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला देखने से पहले आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए क्या है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में बड़ा और सीधा अभ्यस्ती प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जब आप दाढ़ी बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखता है जिससे आप अच्छे से बना सके और कट उट ना जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यदि एक तार का प्रतिरोध, ठीक है, और खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ठीक है, 2R, R/2, 4R या R/4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 4R। कैसे, तो देखिए खींचने पर लंबाई 2 गुना और क्षेत्रफल 1/4 गुना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए R जो है क्या होता है, R प्रोटो यानी कि ये प्रोपोर्शनल L/, ये, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 4R। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग संरक्षण नियम क्या है, संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के किस नियम से निकाला जा सकता है, प्रथम नियम से, द्वितीय या तृतीय गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है दोस्तों उसी से निकाला जा सकता है, किसको, संवेग संरक्षण नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया बल कुल संवेग को संरक्षित रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, तालाब का तल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है दोस्तों, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अपरावर्तन,
अपवर्तन या विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपवर्तन हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पानी से हवा यानी कि पानी से हवा में आते समय प्रकाश की किरणें के मुड़ने यानी कि अपवर्तन के कारण तल ऊपर उठा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। क्यों लंबा हो सकता है? क्योंकि हम लोग साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करते तो काफ़ी कम टाइम में हो जाता है, लेकिन अगर उस तरह आप क्वेश्चंस जो है आप इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ दिखिएगा ना तो आपके माइंड में याद नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा, थोड़ा सा जानिएगा तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं अगर आपको चाहिए केवल क्वेश्चन आंसर तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो से केवल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको जो है याद रहे, नहीं तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो को ना देखें, आप थोड़ा स्पीड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्या है, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उसके द्रव्यमानों को गुणनफल के सीधे अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? तो न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम है, या न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम यानी कि न्यूटन लॉस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए क्या दोस्तों यह जो नियम गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करता है, F बराबर G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या होता है दोस्तों, F बराबर G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो जब विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? अधिकतम, शून्य, नकारात्मक या बल के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री पर कॉस थीटा कितना होता है? 0। ठीक है, देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा कितना 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री जो है हमारा कितना होता है? 0। अब किसी भी चीज़ को 0 से आप जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है? तो 0 होता है। ठीक है, इसके कारण ये कितना होगा? तो शून्य होगा दोस्तों। चलिए क्या इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार प्रकाश की घटनाएं कौन सी है? केवल परावर्तन, केवल अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, केवल विक्षेपण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विपेक्षण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, इंद्रधनुष के निर्माण में ये तीनों घटनाएं शामिल होती है। कौन तीनों? तो अभी जो हम लोग देखे, विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, या हमेशा समांतर या हमेशा लंबवत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर प्रवेश करती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, क्या है, एक वस्तु आधी दूरी गति v1, ठीक है, और जो आधी दूरी है वो v2 से तय करती है, उसकी औसत गति क्या होगी? अब बताइए दोस्तों उसकी औसत गति क्या होगी? तो ये क्या है, v1 प्लस v2, ठीक है, बटे 2। ऐसे है दोस्तों, v1 प्लस v2 बटे 2। ये क्या है दोस्तों, तो 2v1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, क्या है यहाँ, 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्ग यानी कि वर्गमूल है, यानी कि रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर है वो v1 इंटू v2, और दूसरा क्या है, तो v1 इंटू v2 बट्टे v1 प्लस v2। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए जरा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, 2 इंटू v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2। ठीक है, क्या है, देखिए समान दूरी अलग अलग गति से तय करने पर औसत गति हार्मोनिक माध्य के बराबर होती है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा, तो वो भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है, 2v1 प्लस v2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन, एक लेंस की शक्ति, ठीक है, कितना है, प्लस 2.0 डायोप्टर। लेंस की प्रकृति और फोकल लंबाई क्या है? देखिए दोस्तों आपका जो है ना, अभी फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्या होगा, अवतल हो जाएगा, और यानी कि लेंस की प्रकृति अवतल होगा, और दूरी कितना, 0.5 मीटर, या उत्तल होगा 0.5 मीटर, अवतल 2.0 मीटर और उत्तल 2.0 मीटर। तो इसको सॉल्व कैसे होता है वो आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। क्या,
फोकल लंबाई बराबर आप लोग को पता होता है 1/p, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2.0 डायोप्टर। अब बताइए 1/1 कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और लेंस जो है तो देखिए धनात्मक शक्ति उत्तल लेंस को दर्शाती है, ठीक है, प्लस है मतलब उत्तल लेंस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल लेंस, और दूरी कितना तो 0.5 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी टाइप का आपके आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप जरूर देखिए, ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। क्या है? इकाई जूल प्रति कूलम, ठीक है, किस भौतिक राशि का इकाई है? विद्युत धारा का, विद्युत शक्ति, या विद्युत विभवांतर का, या विद्युत ऊर्जा का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर विद्युत विभवांतर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका क्या है इकाई, तो जूल प्रति कूलम, ठीक है। चलिए, विभवांतर प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य के बराबर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है? यदि किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बाहरी बल, ठीक है, शून्य है, तो उसका गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों। वस्तु को विराम पर होना चाहिए, वस्तु त्वरित हो रही होगी, वस्तु स्थिर वेग में चल रही है या विराम पर है, वस्तु वृत्ताकार में चल रही होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु स्थिर वेग से चल रही है या विराम पर है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी और एट रेस्ट, ठीक है। चलिए क्या है, देखिए व्याख्या आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है? F=ma के अनुसार यदि F=0 हो तो ये एक्सेलरेशन जो है वो शून्य होगा, जिसका अर्थ है कि वेग स्थिर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग कितना 30 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं, किसका? फिजिक्स का। और देखिए दोस्तों आपका किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का हिट करेगा, ठीक है। आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं रहा तो आके हमें कमेंट कीजिएगा कि नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर यहाँ से रहा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे फीडबैक देना है? तो टेलीग्राम में आके आप हमें बता सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है, ताकि आने वाले बच्चों के लिए भी मैं एनालिसिस करके और टॉपिक पे और क्वेश्चन ला सकूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले दोस्तों रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसका भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? पेट के अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रति अम्ल के यानी कि प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, ठीक है, पदार्थ का उपयोग प्रति अम्ल। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, या कैल्शियम कार्बोनेट? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कि MgOH2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्या है? यह एक हल्का क्षार है जो पेट के HCl अम्ल को बेअसर करता है, ठीक है। चलिए क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन। जब एक अम्ल क्या है? जब एक अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? केवल लवण और जल बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, लवण जल और ऑक्सीजन गैस बनती है, लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लवण भी बनता है, जल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके किसके? तो एसिड और मेटल कार्बोनेट के मिलने से, ठीक है, क्या क्या बनता है देख सकते हैं आप। ये आप लोग याद रखिएगा समीकरण, इससे आपका जो है हो जाएगा काम, चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। क्या है? 1 बिलियन है, उसका pH मान कितना है? तो 13 है। तो बताइए दोस्तों कमजोर अम्लीय है, प्रबल अम्लीय है, कमजोर क्षारीय या प्रबल क्षारीय? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, प्रबल क्षारीय, यानी कि बहुत ज्यादा क्षार है। तो आप लोग को पता होगा 7 से नीचे रहता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है, और 7 से प्लस होता है तो क्या होता है? तो क्षारीय होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, यानी कि डबल लगभग, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सभी अम्लों में मौजूद सामान्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन? यानी कि जितना भी प्रकार का अम्ल है उसमें एक सामान्य घटक यानी कि एक जो है जो सब में है, तो कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सभी अम्लीय जल विलयनों में हाइड्रोजन आयन जो है H+ आयन मुक्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट यानी कि क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोन यानी कि क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 और हेमी मतलब हाफ H2O, ठीक है दोस्तों। चलिए 2 मतलब है नीचे वाला 2 ना कि ऊपर वाला, ठीक है। स्क्वायर में भी 2 लिख दिया और नीचे वाला में भी 2, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये टाइप किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो होता है कोड जिसके कारण स्क्वायर होता है उसको नहीं यूज किया हुआ है, तो आप उसको समझिएगा, हम यहाँ बता भी दे रहे हैं क्या है नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बड़ी संख्या में यौगिक बनने की कार्बन की क्षमता का प्राथमिक कारण क्या है? कम आयनीकरण ऊर्जा, छोटा परमाणु आकार, ऑप्शन सी है
तंतु संयोजकता और श्रृंखलन, और ऑप्शन डी है उच्च प्रतिक्रियाशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता और श्रृंखलन। ठीक है, देखिए दोस्तों, सार संयोजकता और आत्मबंधन के कारण कार्बन जो है क्या है, असंख्य स्थिर यौगिक बना सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, पता चला कि आप जो क्वेश्चन को स्किप किए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, वीडियो का स्पीड कर लीजिए, लेकिन वीडियो सारा आप कैच कीजिए, सारा पकड़िए, सारा देखिए। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, वह घटना जहाँ यौगिकों का आणविक सूत्र जो है समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होता है, वो क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है, अपरूपता कहलाता है, बहुलीकरण या समवायवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवायवता। ठीक है दोस्तों, आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए समवायवस्था के अणु समान होते हैं लेकिन परमाणु की व्यवस्था जो है अलग अलग होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन नहीं प्रोपिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ एक जरा ये भी देख सकते हैं कि क्या है, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोहरा यानी कि डबल बॉन्ड और तीसरा बंधन होता है, प्रोपेन में दोहरा बंधन होता है। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन में मौजूद क्रियात्मक समूह क्या है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा क्या है, तो कीटोन। ठीक है, ब्यूटेनॉन में क्या स्थित है, तो कीटोन। चलिए आप नाम से भी पता कर सकते हैं, क्या ऑन रहता है तो किस में रहता है, तो कीटोन में। ठीक है, चलिए हीरा और ग्रेफाइट किसके उदाहरण है? समवयक, समस्थानिक या अपरूप या बहुलक? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, अपरूप का। ठीक है, चलिए क्या है दोस्तों, व्याख्या में देख सकते हो, थोड़ा सा है क्या, अपरूपता एक ही तत्व कार्बन के विभिन्न रूपों में अस्तित्व का गुण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा, किस वैज्ञानिक को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने और अज्ञात तत्वों को गुणों की भविष्यवाणी करने का श्रेय दिया जाता है? हेनरी मोसले, दिमित्री मेंडलीव और जॉन न्यूडल्स या जे थॉमसन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेंडलीव हो जाएगा। किसको? मेंडलीव। ठीक है, चलिए मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया और भविष्य के तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़ा है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप पीरियोडिक टेबल का जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है ना, वहाँ आपको बस तो चलता नहीं कि हाँ 10 क्वेश्चन में कोई एक पूछेगा, वहाँ कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सामान्यतः कितने तत्व मौजूद होते हैं? देखिए क्या पूछ दिया, तीसरे आवर्त जो होता है उसमें कितने होते हैं? ऑप्शन 2, 8, 18 या 32? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 8 हो जाएगा। तीसरा आवर्त में सोडियम आर्गन तक चला जाता है और इसमें जो है 8 तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिर से आवर्त सारणी का है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का जो धात्विक गुण है वो क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? बताइए दोस्तों, पता है इसका? घटता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट यानी कि उत्कृष्ट गैसों को कहा गया? तो समूह 18 को कहा गया। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोग भूल जाइएगा, एग्जाम में आपको इतना प्रेशर रहेगा ना कि आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहली बात उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं वो तो आप लोग को पता होगा, नहीं होगा तो यहाँ देखिए, समूह 18 के जो तत्व होते हैं ना, बाहरी कोश पूरी तरह से भरा होता है जिससे वे अक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। चलिए क्या अगला दोस्तों, परमाणु जो है मुख्य रूप से रासायनिक बंधन क्यों बनाते हैं? ऑप्शन ए, कम क्वथनांक प्राप्त करने के लिए, एक स्थिर बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, विद्युत आवेश होने के लिए, अपना परमाणु द्रव्यमान बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक स्थिर बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश यानी कि स्टेबल आउटर मोस्ट सेल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और देखिए, एक्सप्लेनेशन हमने नहीं देखा, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि याद रहेगा। क्या परमाणु जो है अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान स्थिर विन्यास, ठीक है, अष्टक प्राप्त करने के लिए बंधन बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, पानी में नमक घोलना या भोजन का पचना? तो भौतिक पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, पानी में नमक घोलना। ठीक है, डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर। इस प्रक्रिया में पदार्थ की रासायनिक संरचना NaCl नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र किसका? क्विक लाइम का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2, CO3 या CaCl2? तो इसका राइट आंसर दोस्तों CaO हो जाएगा। क्या चीज? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, क्या बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों,
क्या है, धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण किस प्रकार का बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, हाइड्रोजन बंधन या धात्विक बंधन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आयनिक बंधन बनाता है। ठीक है, आयनिक बंधन एक परमाणु से दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण से बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कार की बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? देखिए दोस्तों, काफी मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या कि जो कार की बैटरी है उसमें कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या चीज? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। किसमें? कार में जो बैटरी होता है उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, एन कोस यानी कि एन इक्वल टू 4 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 8, 18, 32 या 50? तो राइट आंसर दोस्तों 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, 2 इंटू किसमें? चौथा में, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2, तो 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। गलनांक से नीचे अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अयस्क को तेजी से गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्थापन, क्या है? निस्तापन, परगलन, भर्जन या अपचयन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भर्जन यानी कि रोस्टिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन क्या है कि भर्जन जो है, क्या भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है? तो लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का या रुबेडियम का? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रुबेडियम यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए क्या दोस्तों, सी ट्रिपल बॉन्ड है और सी यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में मौजूद होता है? एल्केन में, एल्किन में, एल्काइन में? तो ये तो इजी है, एल्केन में सिंगल, एल्किन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, और ये जो है वो क्या होता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें तिहरा बंधन होता है। किसमें? अल्काइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इथेनॉल यानी कि C2H5OH और सोडियम धातु से प्रतिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मीथेन और जल, केवल सोडियम एथोक्साइड? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख ले सकते हैं आप लोग। क्या है, अल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके H2 गैस जो है वो मुक्त करती है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, जब एक परबल अम्ल और एक परबल क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो परमाणु विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो पता है जब अम्ल और क्षार जब मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता जिसकी उपस्थिति के कारण होती है, यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड और सल्फेट। क्या है, मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, सोडियम और पोटेशियम के नाइट्रेट के कारण या आयरन के फॉस्फेट? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या अस्थायी कठोरता को उबाल कर हटाया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ऑक्सीकारक है वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑक्सीकरण से गुजरता है या अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ये, क्या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑक्सीकारक समय अपचयित होता है जिसका अर्थ है कि वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन, एथाइन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? किसका? तो एथाइन का। तो एथाइन का क्या हो जाएगा? H3CCH3। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कैसा लिखा हुआ, आप थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ पहले इसको, उसके बाद देखिए ऑप्शन बी दोस्तों, क्या है ऑप्शन बी? तो ऑप्शन बी है H2C। क्या है दोस्तों? तो H2C है। और देखिए आपका ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, ये जो है ना, ये ऐसे ऑप्शन ये है H3C सिंगल बॉन्ड है और CH3। ठीक है, फिर ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी कैसे है दोस्तों? तो H2C डबल बॉन्ड और CH2। फिर ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, क्या है, H सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और ये है H3C सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए दोस्तों किसका बोल रहा है, एथाइन का बोल रहा है, ठीक है, यानी कि 2 कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। एथाइन है जो कि किसका है, एल्काइन ग्रुप का है, किसका, एल्काइन ग्रुप का है, ठीक है, एल्काइन का है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है देखिए, एथाइन जो है C2H2 सबसे सरल एल्काइन है जिसमें 13 बंधन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन, ठीक है, ये CH4 और Cl2 के बीच की प्रतिक्रियाशील का उदाहरण है, ठीक है। योग अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया या साबुनीकरण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, किसका, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए इस अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समूह फर्स्ट, ठीक है, पहला समूह में जो है क्षार धातु में मौजूद तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि पहला समूह में जो है संयोजकता कितना होता है, तो 1 2 7 या 8। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, ठीक है। समूह 1 के सभी तत्वों के बाहरी कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने कितना, तो केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन देख चुके, कितना, 30 क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री के भी देख चुके हैं। और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसी टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं किसका, बायो का 30 क्वेश्चन देखने, ठीक है, कितना, 30 क्वेश्चन। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन, देखिए बायो का क्या है, कौन सा घटक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में जो है नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा जो घटक है जो केवल पादप में पाया जाता है, बताइए, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, नाभिक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्या, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये जो है वो केवल पादप यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाता है, जंतु में नहीं, ठीक है। चलिए क्या है, देख सकते हैं कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती है, यानी कि करती है। उसके बाद क्या है, जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिका अंगक जिम्मेदार है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, रिक्तिका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राइबोसोम, क्या हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा सब बात को और हर एक पॉइंट पर नोटिस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर का भी देखिएगा, क्योंकि अभी करंट अफेयर का जो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और करंट अफेयर में क्या पूछ दे रहा है किसी को नहीं पता चल रहा है। तो आप अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर को अच्छे से कीजिए, जिसका भी हमने वीडियो बनाया है तो आप देखिएगा जाके, हर एक टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है, पौधों में तने और जड़ की परिधि या मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो शीर्ष क्या है, शीर्षस्थ मेरी स्टेम, क्या है, शीर्षस्थ मेरी स्टेम, इंटरकेलरी मेरी स्टेम, पासर मेरी स्टेम या फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पासर मेरी स्टेम, ठीक है दोस्तों। जो पासर मेरी स्टेम है द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, तो मृदुतक, ठीक है, किस प्रकार के पादप उत्तक का उदाहरण है, सरली अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक, विभियोजक उत्तक या सवनी उत्तक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा सरल अस्थाई उत्तक, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी बायोलॉजी का टॉपिक जो है इसी पेड़ पौधे से और क्या बोलते हैं जैव जंतु के यही सबसे आ रहा है, ठीक है। तो आप ये सब क्वेश्चन को ऐसा मत इग्नोर मत कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हु दे दे, ठीक है। तो सब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है, कौन सा उत्तक पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक घुले हुए खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, जाइलम, फ्लोएम, क्या है, कोलेनकाइम या कॉर्क। तो राइट आंसर इसका फ्लोएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम वह संवहनी उत्तक है जो भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थल क्या है, तना, जड़, पत्ती या फूल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो क्या है, पत्ती है। प्रकाश संश्लेषण से प्राथमिक स्थल यानी कि जो पहला इसका भूमिका है किसका, तो पत्ती का। पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है लेकिन वायुमंडल से प्राप्त नहीं होता है।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या सूर्य का प्रकाश, तो जल हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कच्चा माल आवश्यक है और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ठीक है, तो ये जल हो जाएगा, ठीक है। पेड़ पौधे को जो है जल को जड़ों के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करते हैं। कहाँ से? तो पेड़ पौधे मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं, तो पता होगा आप लोग को, बचपन में 7-8 में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य क्या उत्पन्न करना है? ग्लूकोज, स्टार्च, एटीपी एंड NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर एटीपी एंड NADPH हो जाएगा, ठीक है। ये ऊर्जा वह अणु है, ठीक है, जिनका उपयोग बाद में ग्लूकोज बनाने में होता है, ठीक है। इसका उपयोग बाद में जो है ग्लूकोज बनाने में किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्या है? पौधे के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में पानी की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या प्रकाश श्वसन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है दोस्तों। चलिए, यह जो है पत्तियों के रंध्रों से अतिरिक्त पानी के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर आप यहाँ तक आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आपको क्या बोलूँ मैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जो आपके एग्जाम में सीधे हिट करेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से जरूर, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए, चलिए टॉपिक पे आते हैं अपना। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या पोटेशियम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन बी। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय घटक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? तो एमाइलेज, लाइपेस, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर इसका पेप्सिन हो जाएगा, ठीक है। पेप्सिन पेट के अम्लीय वातावरण में प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है? गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एलियोलाई, ठीक है, और हेपेटोसाइट। तो राइट आंसर इसका नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेफ्रॉन जो है रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या है? रोग जनकों से लड़ना, रक्त का थक्का बनाना यानी कि थक्का जमाना, और ऑक्सीजन का परिवहन करना या शरीर को गर्मी प्रदान करना। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। चलिए, हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कहाँ से? फेफड़ों से लेके शरीर के ऊतक जहाँ तक वहां तक, ठीक है। चलिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मुद्रा, संतुलन और गतियों के समन्वय को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? सेरेब्रम, मेडुला ऑब्टुलंटा, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेबेलम, ठीक है दोस्तों। सेरिबेलम जो है अनैच्छिक क्रियाओं और संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है? इनुसिलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय द्वारा या अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या है? श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्मा में या नाभिक में या लाइसोसोम में। तो राइट आंसर इसका दोस्तों साइटोप्लाज्मा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यह प्रक्रिया जो है क्या, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। यह प्रक्रिया जो है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के साइटोप्लाज्मा में होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? त्वचा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका या मांसपेशी कोशिका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्या? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है। तंत्रिका कोशिका शरीर में संकेत भेजने के लिए लंबी होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पौधों में एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिक सामग्री, ऊर्जा यानी कि ऊर्जा मुद्रा, और एंजाइम या हार्मोन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, एनर्जी करेंसी यानी कि ऊर्जा मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा जो हार्मोन है लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया
के लिए जिम्मेदार है? तो थाइक्रोसिन, इनोसिलिन, एंड्रालाइन, ठीक है, या एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एंड्रेनालाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंड्रेनालाइन तनाव या आपात स्थिति में शरीर को तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, रोगजनकों को मारना, रक्त का थक्का जमाना, अपशिष्ट हटाना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाना, यानी कि ब्लड को कलेक्टिंग करना। ठीक है, चलिए प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए थक्का जमाने में सहायता करता है। यानी कि देखिए, अगर आप कहीं हाथ कट जाता है या कहीं चोट लग जाता है तो वहां से जो ब्लड आता है तो कुछ देर में देखते होंगे कि वो ब्लड जो है वो सूख जाता है। ठीक है, तो वो किसका काम है? तो इसी का काम है, किसका? प्लेटलेट्स का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किस प्रक्रिया के माध्यम से एक कोशिकीय जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो प्रासरण के, विसरण, या फेगोसाइटोसिस, या एंडोसाइटोसिस, ठीक है, या श्वसन। तो राइट आंसर इसका फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अमीबा जैसे जीव जो होते हैं कोशिका झिल्ली का उपयोग करके भोजन कणों को संकलन करके भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका झिल्ली में, या रिक्तिका में, नाभिक में, या साइटोप्लाज्मा में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या? नाभिक में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन किस में होता है? हाइड्रा में, अमीबा और पैरामीशियम में, प्लेनेरिया, या खमीर? तो राइट आंसर इसका अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, द्विखंडन अलैंगिक प्रजनन एक रूप है जहां एकल कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अमीबा ऐसा होता है किसी भी तरह, और वो जो है क्या होता है, धीरे धीरे कटते कटते अलग शेप बना लेता है। ठीक है, यानी कि यही कट के दो भाग में बट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में अवशोषित किया जाता है? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, या माल्टोज? तो राइट आंसर इसका ग्लूकोज हो गया। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे सरल शर्करा ग्लूकोज में टूट जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तीव्रता, तापमान, और क्या है, द्वार कोशिकाओं में पानी की मात्रा और हवा की गति। तो राइट आंसर इसका द्वार कोशिकाओं में पानी की मात्रा पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसका? रंध्र का खुलना और बंद होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। वह हार्मोन जो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, एंड्रालाइन, पैराथायरॉयड हार्मोन, और कैल्सीटोनिन ग्रोथ हार्मोन? तो राइट आंसर इसका दोस्तों पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये दोनों हार्मोन मिलकर शरीर में कैल्शियम का संतुलन जो है वो बनाए रखता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कौन सा कोशिका अंगक आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है ऑप्शन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या रिक्तिका? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है पाचक एंजाइम होते हैं और यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करते हैं? तो पचा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक के दो मुख्य प्रकार क्या है? पेरेन्काइमा और कोइलेनकाइमा, या फिर जाइलम और फ्लोएम, मेट्रिस्टेम और पेरेस्काइमा, उसके बाद है स्क्लेराइकाइमा और कॉर्क? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम जो है वो जल परिवहन, और फ्लोएम का काम क्या होता है? तो भोजन। यहाँ से जा से जल याद रखते हैं, और फ्लो यानी कि फूड से भोजन याद रखते हैं। एफ से फूड होता है, और फूड से भोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी कि दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा? राइट आंसर ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, पौधे प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज के क्या है? ग्लूकोज के रासायनिक बंधों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचरित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ठीक है, 2, 3, 4 या 5? तो 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। तो मानव शरीर हृदय में 2 अलिंद और 2 नीले, कौन? 2 अलिंद और 2 नीले सहित 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो चुका है हमारा टोटल 90 क्वेश्चन। ठीक है, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 बायो। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आए तो बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन। तो
अगर आप लोग सारा क्वेश्चन देख लिए होंगे तो आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। ठीक है, बाकी इसके अलावा 2 पार्ट और है, वो भी जाके देख लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस ना हो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो उसके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक।